हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है, तो हम लोग है तैयारी जीत की। और इसी तैयारी जीत के लिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो सब्जेक्ट हिंदी गद्यखंड। हिंदी गद्यखंड में हमारे सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं। तो आज हम लोग हिंदी गद्यखंड का जो चैप्टर नंबर 11 यानी पाठ का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा नौबत खाने में इबादत है। जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 है उसके महत्वपूर्ण हम 10 क्वेश्चन को करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे क्वेश्चन टकराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस पाठ का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस पाठ में हमें करना क्या है। तो नौबत खाने में इबादत जो है इसकी विद्या क्या है, तो इसकी विद्या है व्यक्ति चित्र। इसमें व्यक्ति का चित्रण किया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। यहाँ मिश्रा नहीं होगा, मिश्र है, जिनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1977 में। आप लोग इसे इनका जन्म भी याद रखिएगा कि उनका जन्म जो हुआ था उनका जन्म हुआ था 1977 में। और इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करें तो प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है कि यदा कदा, दूसरा है अयोध्या तथा अन्य कविताएं, और तीसरा है कि दयोडी पर अल्प काव्य काव्य संग्रह। ये तीनों जो है ये उनकी फेमस रचना है। तो आप लोगों को इन्हें याद रखना है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए। तो बिना समय को गवाए हुए फटाफट से हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध थे। जो बिस्मिल्लाह खान है वह किसके लिए प्रसिद्ध थे? क्या सितार वादक के लिए प्रसिद्ध थे, सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध थे, गिटार वादक के लिए प्रसिद्ध थे, या शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध थे? आप लोग बताइए कि बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो वह किसके लिए प्रसिद्ध थे? वह प्रसिद्ध थे शहनाई वादक के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, शहनाई वादक के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था। यानी बिस्मिल्लाह खां जी के बचपन का नाम क्या था? क्या शमसुद्दीन था, या अमीरुद्दीन था, या गयासुद्दीन था, या अजहरुद्दीन था? आप लोग बताइए कि बिस्मिल्लाह खां जी के बचपन का नाम क्या था। यहाँ पर खान गलत है, खान जो है ना वो बिस्मिल्लाह खां का ऐसे लिखा था, ऐसे। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का जो नाम था वो था अमीरुद्दीन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अमीरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि रसूलन बाई थी। रसूलन बाई क्या थी? नर्तकी थी, गायिका थी, कवित्री थी, या अभिनेत्री थी? आप लोग बताइए कि रसूलन बाई तो थी वह क्या थी, तो वह क्या थी? वह एक गायिका थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, गायिका, सिंगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि सुलोचना क्या थी। जैसे कि रसूलन बाई क्या थी, तो वह गायिका थी। उसी प्रकार पूछा गया है कि सुलोचना क्या थी। क्या वह एक अभिनेत्री थी, क्या वह एक गायिका थी, क्या वह एक नर्तकी थी, या एक मंत्री थी? आप लोग बताइए कि सुलोचना क्या थी। तो सुलोचना क्या थी, तो सुलोचना एक अभिनेत्री थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, अभिनेत्री। बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिली है। यानी जो शहनाई जो है ना उसे सुधीरवादों में किसकी उपाधि मिली है? राजा की उपाधि मिली है, शाह की उपाधि मिली है, राजा धीराज की उपाधि मिली है, या सिरमौर की उपाधि मिली है? आप लोग बताइए कि शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिली है। तो उसको किसकी उपाधि मिली है? उसको उपाधि मिली है शाह की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, शाह की। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से कि तानसेन का समय है। तानसेन का समय कितना था? 18वीं शताब्दी था, 14वीं शताब्दी था, 16वीं शताब्दी था, या 19वीं शताब्दी था? आप लोग बताइए कि तानसेन का समय जो था वह कितना था। तो तानसेन का जो समय था वह था 16वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 16वीं शताब्दी। और ये कहाँ थे, तो ये अकबर के यहाँ पर थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, दक्षिण भारत में
मंगलवाद का नाम है। जो हमारे दक्षिण यानी जो साउथ इंडियन है, इंडियन साउथ है ना, उसके यहाँ मंगलवाद का नाम क्या है? रागा स्वरम है, नागा स्वरम है, ताल स्वरम है या विहागा स्वरम है? आप लोग बताइए कि हमारे साउथ इंडिया के मंगलवाद का नाम क्या है, दक्षिण भारत का मंगलवाद का नाम क्या है? तो वो क्या है? वह है नाग स्वरम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा नाग स्वरम, नागा स्वरम। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से कि बिस्मिल्लाह खा, यहाँ पर भी खा गलत है, खा का जन्नत किसे मानते? यानी बिस्मिल्लाह खां जी जो थे वो स्वर्ग जन्नत किसे मानते थे? प्रयाग को जन्नत मानते थे, काशी और सहनाई को जन्नत मानते थे, प्रकृति को जन्नत मानते थे या मस्जिद को जन्नत मानते थे? आप लोग बताइए कि बिस्मिल्लाह खां जन्नत किसे मानते थे? तो जन्नत जो मानते थे वो मानते थे काशी और सहनाई को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा काशी और सहनाई को। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डॉट डॉट के निवासी थे। यानी कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन, उनके परदादा तो थे, वह कहाँ के निवासी थे? डुमराव के निवासी थे, सीतामढ़ी के निवासी थे, दरभंगा के निवासी थे या पटना के निवासी थे? आप लोग बताइए कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान वह कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे? वह थे डुमराव के निवासी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा डुमराव के निवासी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से कि अमीरुद्दीन का जन्म डॉट डॉट में हुआ था। अमीरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां जी के बचपन का नाम क्या था? तो अमीरुद्दीन। तो वही पूछा गया है कि अमीरुद्दीन जी का जन्म जो हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? क्या उनका जन्म उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुआ था, या अपने प्यारे बिहार में हुआ था, या महाराष्ट्र में हुआ था, या कोलकाता में हुआ था? आप लोग बताइए कि अमीरुद्दीन जी का जो जन्म हुआ था यानी बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म वो कहाँ पर हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो हमारे प्यारे बिहार में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिहार। और हाँ, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और दोस्तों के साथ क्या करेंगे कि वीडियो को शेयर भी कर देंगे ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूती दे सके बिगिनर्स लर्न के साथ। और लास्ट में क्या करेंगे ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो इस पर अपलोड होते रहेगा। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा ताकि आप लोगों का वीडियो छूटे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है कि संगीत शास्त्रगत सुशीरवादों में गिना जाता है। सुशीरवादों में गिना जाता है क्या? सहनाई, ताबला, बांसुरी या ढोलक? आप लोग बताइए कि संगीत शास्त्रगत सुशीरवादों में गिना जाता है, किन्हें गिना जाता है? तो वह गिना जाता है सहनाई को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सहनाई को। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है कि नौबत खाने में इबादत के लेखक है। ये मैं बार बार आप लोगों को फोर्स करता हूँ याद करने के लिए कि कोई भी पाठ है तो पाठ का लेखक, उसकी विद्या और उनके जो लेखक है उनका जन्म, ये चार चीज़ें आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग हिंदी के गद्यखंड और पदखंड में अगर नंबर उठाना चाहते हैं तो एक यही रास्ता है, क्योंकि इसे हर एक बार 10 नंबर का इसे ही पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को यह याद होना ही चाहिए। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कौन है, तो वह है यतीन्द्र मिश्र। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से कि जिंदगी और जोक किनकी रचना है? जिंदगी और जोक जो है यह किनकी रचना है? यह अमरकांत जी की रचना है, गुनाकर मूले जी की रचना है, या दुर्वेजी जी की रचना है, या इनमें से किसी की नई रचना है? आप लोग बताइए कि जिंदगी और जोक जो है यह किनकी रचना है? तो यह मैंने जब आप लोगों को बहादुर कहानी पढ़ाया था तो उस समय बताया था आप लोगों को कि जिंदगी और जोक जो है यह किनकी रचना है? तो यह अमरकांत जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा अमरकांत।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से कि यदा कदा किनकी रचना है। यदा कदा जो है यह किनकी रचना है? क्या यतीन्द्र मिश्रा की है, मिश्र के जी का है, अशोक वाजपेयी जी का है, विनोद कुमार शुक्ल जी का है, या गांधी जी का है? आप लोग बताइए कि यदा कदा जो है यह किनकी रचना है। तो यह मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया आप लोगों को कि यदा कदा किनकी रचना है। तो यह रचना है यतीन्द्र मिश्र जी का। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र जी का। और विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है? तो मछली। और अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? तो एवेन्यू है। और गांधी जी की कौन सी रचना है? तो गांधी जी की रचना है शिक्षा और संस्कृति। तो मैंने चारों ऑप्शन को डिस्कस कर दिया है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा और आप लोगों को यह याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है कि हिंद स्वराज किनकी रचना है। हिंद स्वराज जो है यह किनकी रचना है? यतीन्द्र मिश्रा जी का है, अशोक वाजपेयी जी का है, विनोद कुमार शुक्ल का है, या गांधी जी का है? आप लोग बताइए कि हिंद स्वराज जो है यह किनकी रचना है। तो हिंद स्वराज जो है यह किनकी रचना है? तो यह है गांधी जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं कि पर डे आप लोगों के हिंदी गद्यखंड के जो पोर्शन है, बुक के पोर्शन के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण ग्रामर के पोर्शंस को भी उठा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो महत्वपूर्ण वर्ण और उनके उच्चारण स्थान, यानी कि कोई भी अगर आप लोग क बोल रहे हैं, ख बोल रहे हैं, ग बोल रहे हैं, तो उनका उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो उसी से आप लोगों को एग्जाम में है ना, सो हर एक बार एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोग उसी के क्वेश्चन को आज डील करने वाले कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 और व्याकरण का जो पहला क्वेश्चन है कि घ का उच्चारण स्थान है। क ख ग घ जो आप लोग पढ़ते हैं उसका घ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? क्या वह दंत यानी दांत से है, आप लोगों के कंठ से है, नासिका से है, या तालु से है? आप लोग बताइए कि घ का जो उच्चारण स्थान है वह कहाँ से है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा कंठ। कंठ से क्या होता है ना कि घ का उच्चारण स्थान होता है। आप लोग बोल के देखिएगा, क ख ग और घ। जब भी आप बोलिएगा ना तो ये चारों के चारों जो होता है ना वो हमारे कंठ से निकलता है। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? वह कंठ से है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से कि विसर्ग जो ऐसा चिन्ह होता है ना उसे विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? विसर्ग बोलने पर वो उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? क्या तालु से उच्चारण स्थान होता है, दंतोष्ठ से होता है, ओष्ठ से होता है, या नासिका से होता है? आप लोग बताइए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चारों का चारों गलत है। उस जो विसर्ग होता है ना, विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है कंठ। उसका भी क्या होता है कि कंठ ही होता है। तो आप लोग इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो होता है कंठ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से कि निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। इन चारों में से महाप्राण अघोष वर्ण कौन है? क्या वह च है, क्या वह छ है, क्या वह घ है, या झ है? आप लोग बताइए कि महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। तो महाप्राण अघोष वर्ण जो है वह है ना च छ है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, छ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से कि उ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। उ जो स्वर है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? क्या ओष्ठ से है, दंत से है, तालु से है, या नासिका से है? आप लोग बताइए कि उ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो उ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है ना वह है ओष्ठ से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ओष्ठ से। आप लोग ऐसे बोल के देख सकते बोलिएगा जब आप लोग ऊ तो आप लोगों का जो ओष्ठ है ना वो सामने बाहर की ओर थोड़ा हल्का निकलेगा। तो ऐसे आप लोग पता कर सकते कि उच्चारण स्थान कहाँ से है।
और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग क्या करेंगे ना कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर लेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज इस पर चलता रहेगा। और हम लोग आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना समझाते हैं। और पीडीएफ भी आप लोग देख सकते हैं कि पीडीएफ का क्वालिटी हमने कितना इंप्रूव कर चुके हैं कि पीडीएफ का क्वालिटी भी आप लोगों को अब बढ़िया मिल रहा है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर बिगिनर्स लर्न चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। मतलब इन चारों में से ना वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों के सहयोग से होता है, मतलब दोनों का साथ ही साथ उपयोग करते हैं तो अभी इसका मतलब उच्चारण होता है। क्या वह म है, क्या वह ख है, क्या वह ए है या च है। आप लोग बताइए कि वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। तो वो कौन है, वो है ए। ए जब आप लोग बोलिएगा ना तो आप लोगों को ऐसा प्रतीत होगा कि आपका कंठ और तालु दोनों का दोनों होता है ना, तो साथ में बोल रहा है, इसलिए सहयोग से होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा ए। ए हो जाएगा। और हम लोगों का क्वेश्चन का सीरीज जो होता है वो आज का यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस पर चलता रहेगा।